हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 2। हमने इकोलॉजी के बेटा कुछ बेसिक्स पढ़े थे, मैं उन बेसिक्स को रिवाइज करूंगा और फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा आपके लिए। और यहां से बेटा हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल फोकस बनाए रखना है और एक एक चीज को समझना है। दूसरी चीज क्या है बेटा, आप अपने पास कोई कॉपी या कोई अपनी एनसीईआरटी साथ रखिए, तो जो चीजें मैं बोलूंगा उसको आप नोट करते हुए प्रॉपर चलेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर की स्टार्टिंग हम कैसे कर रहे हैं कि मैंने आपको क्या बेसिक्स लास्ट क्लास में बताए थे उसको मैं कंटिन्यू करके मतलब आगे वाले टॉपिक पर ही बढ़ूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा बेसिक्स को जो हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो गोल रहेगा, मैं आपको एबायोटिक फैक्टर और बेसिकली एबायोटिक फैक्टर का जो इफेक्ट है बायोटिक पर, ये दो चीजें आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम फोकस करके, जैसे हम कहते हैं ना बेटा, कान एकदम हाथी जैसे आपने इधर बोर्ड की तरफ लगाने हैं और आंखें एकदम चीते जैसी बोर्ड की तरफ लगाकर बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। ठीक है, क्लियर है। और ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में बेटा आपको दिया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे से इकोलॉजी को समझ सकें। और इसमें दो चीजें हैं, मैं अनअवेलेबल हूं इस वजह से भी रिकॉर्डेड है, और दूसरा रीजन ये है बेटा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको उतना ही अच्छा कंटेंट हम पढ़ाएंगे जैसा हम लाइव में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना और हर एक लेक्चर के डाउट आपने नोट करते जाने कि सर ये मुझे डाउट था, और आप इकट्ठे फिर उसे पूछ पाएंगे। क्लियर है, इतनी हेल्प आपने करनी है, पर सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बेटा ऐसा रहता है कि स्कूल्स में भी बोला जाता है इकोलॉजी रट लो। इकोलॉजी बेटा रटने का नहीं है, इकोलॉजी समझने का टॉपिक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने लगोगे तो आपको बनने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन। जैसा कि मैं हर एक क्लास में अब क्या करूंगा, लास्ट क्लास का रिवाइज करूंगा वर्बली आपको सारी चीजें। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैंने इकोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी आपको। मैंने बोला था इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जो डील करती है इंटरेक्शन। किसके बीच का इंटरेक्शन? बायोटिक का एबायोटिक के साथ, एबायोटिक का एबायोटिक के साथ, और मेरे पास बायोटिक का बायोटिक के साथ। बायोटिक एबायोटिक, एबायोटिक एबायोटिक और बायोटिक बायोटिक। अब इस तरह के इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी जो है बेटा एक स्टडी है इंटरेक्शन की। साइंटिस्ट का नाम अर्नस्ट हैक्ल, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है रामदेव मिश्रा, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा था आपके लिए है नीट के पर्पज से, क्योंकि एनसीईआरटी में फोटोग्राफ दे रखी है और साइंटिस्ट का नाम स्टार्टिंग में दे रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इकोलॉजी के लिए आप ध्यान रखोगे वो ये था कि मैंने आपको लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ाए थे। मैंने कहा था भाई लेवल्स क्या रहेगा, इकोलॉजी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म लेवल से, फिर पॉपुलेशन लेवल से, फिर मेरे पास कम्युनिटी आती है और बायोम आता है। ये 4 लेवल है इकोलॉजी के। तो सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल है, और जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करते हैं तो हम कौन सी इकोलॉजी पढ़ते हैं, याद करो, हम पढ़ते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मतलब क्या हुआ, अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से बाहर के एनवायरमेंट में अडेप्ट कर रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या उसकी जरूरतें हैं, कैसे वो सारा काम कर रहा है, उस इकोलॉजी को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होगा। और पॉपुलेशन लेवल पर जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर, मतलब सिमिलर स्पीशीज जो किसी एरिया में रहे। जैसे मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। आपको समझ आ रहा है चीज? अब आ जाओ बेटा, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट बायोम पढ़े थे। याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और रेनफॉल बनता है। जब ऐसा होता है तो अलग अलग तरह का, मान लो बारिश हो रही है, टेम्परेचर बन रहा है, तो अर्थ पे अलग अलग एरियाज बन जाते हैं जिनका अपना खुद का एक टेम्परेचर और रेनफॉल होता है। उसके हिसाब से वहां प्लांट उग जाते हैं, उसे बायोम कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने 6 बायोम के नाम बताए थे। सबसे पहले था आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा, जहां बर्फ जमी रहती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे मतलब नीचे आएंगे पहाड़ से, माउंटेन से, तो कॉनीफेरस आ जाता है। फिर आपके पास एक ग्रास लैंड होते हैं, एक डेजर्ट होता है, एक टेम्परेट होता है जहां पे सीजन होते हैं, और ट्रॉपिकल होता है जो इक्वेटर के पास होता है। तो ये 6 बायोम आपको बताए गए थे। इसके अलावा और भी होते हैं, पर इन 6 पर मेन फोकस था टेम्परेचर और रेनफॉल का लेके। तो सबसे कम रेनफॉल किस में थी? डेजर्ट में। उसका एवरेज टेम्परेचर आपने याद करना था। सबसे कम एवरेज टेम्परेचर में वेरिएशन किस में थी? ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल का रेन फॉरेस्ट, सॉरी रेन वाला रेंज सबसे बड़ा था।
फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा, जिसे मैंने निश कहा था। याद करो निश क्या था? मैंने कहा था किसी भी स्पीशीज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रोल है, उसे निश कहते हैं। कभी भी दो स्पीशीज का निश आपस में ओवरलैप नहीं करता। मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके फंक्शनल रोल है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? निश कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? निश कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? निश कहते हैं। निश, निश समझ में आ गया? चलिए, अब मैंने यहां कहा था कि दो स्पीशीज का कभी भी निश सेम नहीं होता। अब इस चैप्टर में बेटा आपको मैं एग्जैक्टली क्या पढ़ा रहा हूं, याद रखना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एबायोटिक फैक्टर के बारे में। जब मैं वर्ड यूज करता हूं एबायोटिक, ध्यान देना बेटा, जब मैं वर्ड यूज करता हूं एबायोटिक, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, मैंने कहा था मान लो ये कोई हैबिटाट है। नाउ हैबिटाट वो जगह होती है जहां कई तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वहां पर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक, एबायोटिक मतलब सॉइल, टेम्परेचर, पानी हो गया, लाइट हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। उसके साथ मेरे पास ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसे मैं बायोटिक कहता हूं। तो एबायोटिक और बायोटिक आपस में, मतलब आप समझ रहे हो, इंटरेक्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद उस एबायोटिक फैक्टर का बायोटिक पे क्या फर्क पड़ने वाला है हम ये पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या इंपैक्ट होता है वो सोचेंगे। उसके बाद उनका इंपैक्ट स्टडी करेंगे बायोटिक पे। तो आज की हमारी पढ़ाई इसी के आसपास रहेगी कि क्या एबायोटिक फैक्टर होते हैं और उन एबायोटिक का बायोटिक पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है? और आप एकदम फोकस करके बेटा, फोकस करके सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा, ताकि नीट में कोई गड़बड़ आपके साथ ना हो सके। देखो, मैंने यहां पर एक टेबल बना ली है। जब हम एबायोटिक फैक्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो इस टेबल को भी फिल करेंगे। तो मैंने एक ये टेबल आपकी ड्रॉ कर ली है, और जब हम एबायोटिक फैक्टर को कंप्लीट करेंगे तो इस टेबल को भी हम आपके लिए फिल करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। तो नीट में सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास ये चार मेन एबायोटिक फैक्टर है जिनकी स्टडी करने वाले हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, तीसरा लाइट, and fourth is soil. Now we are going to study these four abiotic factor. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, इन चारों में मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा है? तो आप कहोगे टेम्परेचर, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट, या एक्चुअल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। आप समझ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, इसको आपने क्या बोल दिया है? टेम्परेचर बोल दिया। इसको आपने क्या बोल दिया? टेम्परेचर बोल दिया। ये चीज समझ में आ गई? इसे हमने टेम्परेचर बोल दिया। अब हम यहां से आगे मूव करने वाले हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। अब हम यहां से आगे मूव करेंगे और एक एक डीप में बात समझेंगे टेम्परेचर की। ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ टेम्परेचर का सोर्स क्या? आपके पास सनलाइट होती है। हम क्या कहते हैं कि जो अर्थ है उस पर ये जो लाइट है ये इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या मिलती है? टेम्परेचर की वेरिएशन मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि अर्थ पे ये टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, किस डायरेक्शन में घटता है, बढ़ता है, ये जानना चाह रहा हूं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हाउ इट वेरी ऑन अर्थ, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है अर्थ पे। तो आप देखिए, अर्थ पे ये इक्वेटर है, दिस रीजन इज नोन एज इक्वेटर। क्लियर है? इक्वेटर है, इसे हम पोल कह रहे हैं। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। आप समझ पा रहे हो? टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि सनलाइट कांस्टेंट नहीं है, सब जगह अलग अलग पड़ती है, तो टेम्परेचर क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूंगा, इट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। आप देखो एक एक नोट्स एनसीईआरटी से बनेंगे, एनसीईआरटी साथ खोल के रखना। इक्वेटर टू पोल है ना, इक्वेटर टू पोल ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा।
आपको समझ आ रहा है, घटेगा, है ना, घटेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लो आपके पास ये माउंटेन है, ये आपके पास माउंटेन है, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, हाइट पर जाओगे, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन वी मूव अप टू हाइट, अगर मैं हाइट पे जा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर मेरे पास डिक्रीज करता है। ऊपर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है बेटा। तो जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। क्लियर है? इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं, रीजन क्या है, देखो मैं एक क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं कि आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कि जैसे ये माउंटेन है, सन है यहां पर, तो ये पार्ट तो सन से ज्यादा पास है ना, तो यहां तो ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। पर अगर मैं रीजन बताऊं आपको क्यों टेम्परेचर घटता है, क्योंकि हीटिंग सनलाइट की ऐसे नहीं होती। हीटिंग कैसे होती है, जब सनलाइट वापसी जाती है, मींस जब सनलाइट आती है तो हीटिंग नहीं होती, जब सनलाइट वापसी जाती है तो हीटिंग होती है। तो यही रीजन है। अगर मैं रीजन लिखूं यहां पर, मैं लिखूंगा कि हीटिंग फ्रॉम सन इज नॉट बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट क्या होगा, बट बाई रिफ्लेक्शन। कैसे होगा, रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसके थ्रू होगा। तो ये एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये डिक्रीज करेगा इक्वेटर से पोल की तरफ। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, इक्वेटर से पोल की तरफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दूसरा, नीचे से ऊपर डिक्रीज कर रहा है। और आपको बताया कि हीटिंग यहां से होती है बेटा, हीटिंग ऐसे नहीं होती, हीटिंग ऐसे होती है रिफ्लेक्शन से, बाई अर्थ, है ना, अर्थ की रिफ्लेक्शन जो होती है सनलाइट की, उससे होती है। अच्छा, मैं आपसे अगर इसका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुझे बताओ, अगर कोई इक्वेटर पे माउंटेन है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, क्या वह बर्फ जम सकती है टॉप पर? बिल्कुल जम सकती है। कैसे नहीं जम सकती, आप खुद से सोचो। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या एक क्वेश्चन यह आ सकता है, एक माउंटेन इक्वेटर पर है और एक माउंटेन यहां है, ध्यान से सुनना, एक माउंटेन इक्वेटर पर और एक माउंटेन यहां पर। एक्चुअल में इकोलॉजी एक अप्लाइड टॉपिक है बेटा, इसीलिए रिसेंट टाइम में हमने ऐसा फील किया है, नीट के लिए बता रहा हूं, धीरे धीरे अप्लाइड टॉपिक्स की मतलब वेटेज बढ़ती जा रही है। जैसे बायोटेक, मॉलिक्यूलर बेसिस, इकोलॉजी, और जो कोर टॉपिक थे, कोर इन द सेंस की प्योर ऐसे टॉपिक थे जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इनकी थोड़ी वेटेज कम हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसा भी हमें फील हो रहा है आजकल। तो आप ये देखो, इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर पर जो माउंटेन है, एक इस जगह पर, इसे ट्रॉपिकल कहते हैं, सॉरी टेम्परेट कहते हैं, एक यहां माउंटेन है और एक माउंटेन यहां है। मुझे बताओ किस पे ज्यादा टाइप की बायोडाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट मिलेंगे? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इक्वेटर पर जो माउंटेन होगा, नीचे तो एकदम ऐसा होगा जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, थोड़े ऊपर जाओगे तो अलग फॉरेस्ट, और ऊपर जाओगे तो काफी ज्यादा वेरिएबल कंडीशन कहां मिलेगी, उस माउंटेन पर जो इक्वेटर है। नीचे तो एकदम गर्मी होगी, ऊपर बर्फ जमी होगी। तो अगर ऐसी वेरिएशन मिलती है तो काफी बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नोट लिख सकता हूं, आपको यह समझना है कि जो माउंटेन ऑन इक्वेटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन फ्रॉम टेम्परेट माउंटेन, है ना। अगर आप देखो, हिमालयाज जो हैं, हम उसको इक्वेटर के पास मानते हैं एज कंपेयर टू कोई यहां पर माउंटेन है, हमारे यहां हिमालयाज पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि नीचे टेम्परेचर मान लो ज्यादा है, लेकिन ऊपर जाते जाते काफी कम हो जाएगा, है ना। तो ये बेटा आपको समझ आ गया टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मेरे को ये तो समझ आ गई, सर आपने बता दिया कि ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, इसका फर्क क्या पड़ेगा? कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, दिमाग लगाओ, कुछ फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। तो सर क्या फर्क पड़ेगा?
सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है बेटा? सबसे पहला फर्क पड़ता है हमारी बॉडी पर टेम्परेचर का एंजाइम्स को लेके। जैसे मैं एक वार्म ब्लडेड, आप एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हो, अगर बाहर तापमान बदलता है तो हमारी बॉडी कोप अप करती है, अपने अंदर के तापमान को नहीं बदलती। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। तो सबसे पहले टेम्परेचर किस पे फर्क डालता है? एंजाइम की काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स क्या होती है? एंजाइम की स्पीड पे। आप समझो, तो अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर, एक एक लाइन एनसीईआरटी से, टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्पीड पे फर्क डालता है। आप समझ रहे हो? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बेटा? रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो रिएक्शन है मेरे पास, रेट है, उसकी स्पीड है, वो अफेक्ट होगी। वो क्या होगी? अफेक्ट होगी। तो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर क्या करता है? हमारे पास काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब स्पीड पर अफेक्ट डालता है एंजाइम्स की टेम्परेचर। उससे हमारे बॉडी के रिएक्शन तेज हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, वो सब हमारे नहीं होंगे क्योंकि वार्म ब्लडेड है। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स पे डालेगा जो वार्म ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। पहला तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टेम्परेचर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वो कहां मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट और एनिमल हमें मिलते कहां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टेम्परेचर के हिसाब से दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? ये देखो, देखो मेरी बात समझना। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दिए। उन एनसीईआरटी ने बोला देखो भाई मैंगो ट्री जो है ना ट्रॉपिकल क्रॉप है, मैंगो ट्री ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो मैंगो ट्री कहां नहीं मिलता? नॉट फाउंड इन कनाडा, क्योंकि उसकी कंडीशन गर्म है, थोड़ी सी वार्म क्लाइमेट का प्लांट है। तो कनाडा और जर्मनी में नहीं मिलता, वहां पे ठंडा रहता है बेटा, है ना। दूसरा कह रहा है कि भाई हमारे पास, आपको पता है केरला में गर्मी रहती है, तो स्नो लेपर्ड केरला में नहीं मिलता। आपको समझ आ रहा है? स्नो लेपर्ड जो है नॉट फाउंड इन, किसमें? नॉट फाउंड इन केरला, है ना। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं बेटा, यहां पर ऐसे ही मैं बोल सकता हूं। हमने कहा कि स्नो लेपर्ड कहां नहीं मिलता? केरला में नहीं मिलता। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि भाई स्नो लेपर्ड मेरे पास केरला में नहीं मिलता। उसके साथ मैं कह सकता हूं कि फिश होती है ट्यूना फिश। ट्यूना फिश जो मिलती है, जैसे ये मान लो अर्थ है, अर्थ पर जो यहां ओशियन मिलेगा इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है बेटा, इक्वेटर के पास जो ओशियन मिलेगा उसे ट्रॉपिकल ओशियन कहेंगे। तो ट्यूना फिश कैन नॉट बी कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आप समझ रहे हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बियॉन्ड इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। तो टेम्परेचर क्या करता है बेटा? टेम्परेचर एंजाइम्स पर अफेक्ट डालता है, ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट डालता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहां मिलेंगे। आपको समझ आ रहा है? वो ऑर्गेनिज्म कहां मिलेंगे, इस बात पर अफेक्ट डालता है। हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। हम इसी को लेके दो तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एक जो काफी रेंज, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, बदलता रहता है। एक वो एनिमल है जो काफी रेंज टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री पे भी मिल जाएगा, 40 डिग्री पे भी मिल जाएगा, 30 डिग्री पे मिल जाएगा। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ज्यादा होगी ना। तो मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखता हूं, जिसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुने, जिसे मैं लिख रहा हूं यूरीथर्मल। नाउ व्हाट इज यूरीथर्मल? यूरीथर्मल कौन सा होता है बेटा? यूरीथर्मल होता है विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस बात का क्या मतलब हुआ? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। मान लो वो 15 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर रहा है ना, वो 30 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर रहा है, वो 40 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर रहा है, मैमल टाइप का होगा, तो इसे यूरीथर्मल कहते हैं। इसका ऐसे होने से क्या फायदा होता है बताओ बेटा? इसका ऐसा होने से फायदा क्या होता है? एडवांटेज क्या है इसकी?
इसकी एडवांटेज है बेटा, इसकी एडवांटेज है कि डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब इसके मिलने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो ज्यादा जगह मिलते हैं ये, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैमल, बेटा मैमल जो है अर्थ पर काफी सारी जगह मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे मैमल्स की काफी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है, पोलर एरिया में, पानी के अंदर, लैंड पर, इतनी जगह मिलते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने आप को अडेप्ट किया है। अब अगर मैं स्टेनोथर्मल की बात करूं तो दे कैन टॉलरेट नैरो रेंज। स्टेनोथर्मल कौन से होते हैं भाई? दे कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये टॉलरेट कर सकते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को। आप समझ रहे हैं, काफी कम को। तो उससे क्या होगा इफेक्ट बताओ? उसका इफेक्ट क्या होगा? उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है वो स्मॉल होगी, मतलब कम जगह मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये तो वो हो गया, उसके अलावा भी मैं कह सकता हूं कि टाइप ऑफ टॉलरेंस, आप समझ रहे हैं, थर्मल टॉलरेंस मतलब टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता, कैन अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज कि वो कहां तक मिल सकते हैं। ये भी आ गया, मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि मिलते कहां हैं, ये गर्म जगह नहीं मिलता, ये ठंडी जगह नहीं मिलता। और एक कोई मैमल है भाई, वो सब जगह क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा मतलब टेम्परेचर को मतलब वो कर सकते हैं। ऑल्दो ये सिमिलर है बहुत, लेकिन इसमें दो अलग अलग तरीके की बात भी कर रहे हैं। यहां हम ये कह रहे हैं कि भाई ये प्लांट वहां क्यों नहीं मिलता। दूसरा हम ये बता रहे हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म ने खुद को ऐसा एडेप्ट कर लिया कि वो काफी रेंज टेम्परेचर की झेल सकते हैं, तो वो काफी सारी जगह मिलते हैं। जो नहीं कर पाए वो कम जगह मिलते हैं। आ रही है समझ आपको ये बात? अब आओ, हमारे पास बेटा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। नॉट इन एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा टॉपिक, नॉट इन एनसीईआरटी। असल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, असल में क्या होता है, जो लेक होती है ना, लेक में समर में ऊपर की लेयर वार्म होती है बेटा, फिर ये नॉर्मल लेयर होती है, कूल लेयर होती है, ठीक है। तो ऊपर की लेयर वार्म होती है समर में। तो आपको बेटा कुछ टर्म्स आपने पढ़ी, हाइपो का मतलब नीचे, एपी का मतलब ऊपर। तो ये जो वार्म लेयर होती है इसे एपीलिम्नियन कहते हैं, एपी का मतलब ऊपर, और जो कोल्ड लेयर होती है उसे बोलते हैं हाइपोलिम्नियन, और जो बीच में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिम्नियन। तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन इसमें भी पता होना चाहिए। किसमें? मतलब लेक वगैरह में, वाटर बॉडी में। तो टेम्परेचर वेरिएशन इन लेक, आप देखो इन समर क्या होता है, मेरे पास वार्म लेयर टॉप पे होती है, वार्म लेयर एट टॉप कहां है, मेरे पास ऊपर है। आप समझ रहे हैं? अब मैं आ जाता हूं यहां पर, अब मैं आ जाता हूं इसमें, ठीक है, मैं अब यहां आ जाता हूं इसमें, विंटर की बात करते हैं। तो जब हम विंटर की बात करते हैं तो ऊपर मेरे पास कूल लेयर है और नीचे मेरे पास वार्म लेयर है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा पानी गर्म होता है, इसलिए क्या होता है विंटर में काफी सारे जो यहां पर होते हैं फिश वगैरह वो नीचे मूव कर जाते हैं, क्योंकि नीचे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का ज्यादा होता है एक्स कंपेयर टू। तो ये आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है, कई बार लेयर्स के नाम पे क्वेश्चन आ जाते थे। अब हम यहां पर बेटा बात कर रहे हैं, आप समझे ध्यान से, बात कर रहे हैं पानी को लेके। अच्छा, एक चीज एनसीईआरटी ने टेम्परेचर में डिस्कस करी है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, हमारी अर्थ पे टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। तो क्या उससे डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क स्टेनोथर्मल पे पड़ेगा, क्योंकि उसमें हल्की सी फ्लक्चुएशन से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी। यूरीथर्मल फिर भी एक रेंज टॉलरेट कर देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? स्टेनोथर्मल पे पड़ेगा जरूर, स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। अब आओ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर, पानी, ठीक है। आपको पता है पानी की इंपॉर्टेंस हम फोटोसिंथेसिस से रिलेट करते हैं, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये लिख सकते हैं कि वाटर इज इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर एज लाइफ इवॉल्व इन वाटर। आप समझ रहे हैं, लाइफ आई किस में है? पानी में आई है। बहुत स्पेशल बात है ना, लाइफ तो आई पानी में है। क्लियर है? सिंगल सेल एल्गी से ले लो या कोई एनिमल भी ले लो, तो लाइफ पानी में आई है। प्रोटोजोआ हमारे पास क्या होते हैं? या तो पैरासिटिक होते हैं या पानी में होते हैं। प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आओ जरा, अगर मैं पानी की सिग्निफिकेंस की बात करूं लैंड पर, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि लैंड पर, ऑन लैंड, पानी का होना, मान लो बारिश कैसे होगी? पानी बारिश से आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या डिसाइड करता है? डिसाइड करता है प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। आप समझो इस चीज को। तो लैंड पर क्या हो रहा है, आप देखो ध्यान से, लैंड पर क्या हो रहा है? ऑन लैंड जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो डिसाइड कर रही है प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना खाना बन रहा है ना। मतलब पानी होगा तो ही तो फोटोसिंथेसिस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप अपने आसपास बारिश देखो, कभी जब बारिश होती है अचानक से बहुत ज्यादा प्लांट उग जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहां कम पानी होगा वहां उतनी लाइफ नहीं होगी, है ना। लैंड पर क्या है? लाइफ और प्लांट डिपेंड वेदर वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, पानी है कि नहीं है। और एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो मुझे काफी मतलब पसंद आती है। वो कहते हैं कि डेजर्ट में तो पानी इतना कीमती है कि वहां कोई प्लांट बिना अडेप्टेशन के रहता ही नहीं। मतलब ये बात वो कह रहा है कि डेजर्ट में पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना अडेप्टेशन के प्लांट्स नहीं रह पाते वहां पर। तो इन डेजर्ट, आप देखो, मैं अगर आपसे मैं कहूं कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस कहां देखोगे? जहां उसकी कमी होती है। यदि आपसे मैं कहूं समय की कहां इंपॉर्टेंस है, आप कहोगे सर जब कमी होती है, एक एक घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम से पहले, जस्ट एक दिन पहले। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आपने देखनी है तो कहां देखोगे? डेजर्ट प्लांट में, जहां पानी की कमी है। तो इन जीरोफिटिक, डेजर्ट कंडीशन को कहते हैं जीरोफिटिक कंडीशन। तो इन जीरोफिटिक कंडीशन वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट, वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर क्या है? सो मच इंपॉर्टेंट है। आप सुन लो ध्यान से, इन जीरोफिटिक कंडीशन, इन जीरोफिटिक कंडीशन वाटर जो है वो सो मच इंपॉर्टेंट है। आप समझो इसे, वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट। वाटर क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन डेजर्ट प्लांट डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पेशल अडेप्टेशन। विदाउट स्पेशल अडेप्टेशन के प्लांट्स तो मिलते ही नहीं है। आप समझ रहे हो? बिना स्पेशल अडेप्टेशन के प्लांट ही नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है पानी की, लैंड पर खासकर। चलो आगे का डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं क्या पानी में पानी का मतलब कोई इंपॉर्टेंस है? जैसे मैं कहूं पानी तो पानी है ही ना, तो उसका होना ना होना क्या? तो अगर मैं आपसे कहूं एक्वेटिक लाइफ में क्या पानी की अवेलेबिलिटी, मतलब पानी की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है? नहीं, वहां पर क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर मैं सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन एक्वेटिक लाइफ पे बात करूं तो इन एक्वेटिक लाइफ, है ना, पानी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर तो क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? वहां पर क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका? क्या क्वालिटी भाई? बताओ, सोचो, क्या क्वालिटी?
आप कहोगे सर एक चीज तो हम सोच पा रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई सॉल्यूट होता हो, हम कहेंगे पीएच ऑफ वाटर। अगर पीएच काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा लाइफ नहीं होती उसमें, पीएच ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब पीएच ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी घुला हुआ, आप समझ रहे हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इस चीज को, है ना, कि उसमें ऑक्सीजन घुली हुई, मान लो ऑक्सीजन नहीं है, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी। आप समझ रहे हैं। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, है ना, उसमें मिनरल्स होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। और फोर्थ में लिख सकता हूं सॉल्ट, सॉल्ट कितना है, मिनरल सॉल्ट की फॉर्म में ही होती है, उनकी कंसंट्रेशन। मान लो बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा तो भी लाइफ होना मुश्किल है। भाई सॉल्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो व्हाट इज प्रॉब्लम विद सॉल्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रॉब्लम विद सॉल्ट, सॉल्ट क्या करता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई सेल है, इसी से देख लो, सेल है, बाहर सॉल्ट है, सॉल्ट होने की वजह से पानी के अंदर ही है, तो बाहर कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाती है। हाइपर मतलब सॉल्ट ज्यादा, अगर सॉल्ट ज्यादा है, एक्सेस में है, तो हाइपरटोनिक हो गई, तो सेल में से पानी बाहर निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम है ना। सेल या ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पानी लॉस कर देगा, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो है इस बात को लेके। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि हमारे पास जो वाटर बॉडी है उनमें सॉल्ट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे डिस्कस किया उसने कहा है कि जो सॉल्ट है ना हमारे पास, सॉल्ट, देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को लेकर कुछ ऐसा बताया है एनसीईआरटी ने कि जो फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, है ना, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, उसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है। और वो अच्छा, अगर बिल्कुल सॉल्ट हो तो बेटा प्लांट एल्गी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि मिनरल्स उनको पानी से मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ सॉल्ट तो होना ही चाहिए, है ना। तो जो सॉल्ट होते हैं वो लगभग 5 पीपीटी होते हैं। एनसीईआरटी ने बेटा, पुरानी एनसीईआरटी ने परसेंटेज लिखा है 5%, एक्चुअल में पीपीटी है वो, पीपीटी इज पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड। अच्छा, और जो ओशियन होते हैं, ओशियन हो गया आपका नॉर्मल टाइप का, उसमें लगभग मोर देन 30 to 35 पीपीटी है। आप समझ रहे हैं, पीपीटी में और पार्ट्स पर थाउजेंड में। और कुछ जगह ऐसी होती है, आपने नाम सुना है बेटा, डेड सी, जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो डेड सी में कितनी है, और जैसे हाइपर का मतलब ज्यादा, सलाइन का मतलब नमक, लेगून क्या होता है बेटा, वो एरिया होता है उसके आसपास, क्या नाम है, ओशियन के आसपास एक छोटा सा टापू जैसा, आइलैंड जैसा बन जाता है, जो सराउंड होता है, उसके आसपास पानी होता है ओशियन का, उसे हाइपर सलाइन लेगून कहते हैं। ऐसी कुछ जगह होती है। या मान लो डेड सी है, उनमें तो इतना ज्यादा पानी होता है, इतना ज्यादा पानी मतलब सॉल्ट होता है, वो होता है लगभग मोर देन 100 पीपीटी। लास्ट बेटा पहले क्या था, यहां पे परसेंटेज लिखी थी, अब मुझे बताओ मोर देन 100% कैसे हो सकता है कोई चीज। तो ये पीपीटी है, पार्ट्स पर थाउजेंड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर में कितना सॉल्ट है, मैरीन में कितना है, ओशियन में कितना है, हाइपर सोलाइन वाले में इसमें कितना है, जो डेड सी वगैरह होते हैं। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि प्लांट्स जो है बेटा, प्लांट को तो देखो क्या होता है हमारे पास, प्लांट में क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्लांट ओशियन में और फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वो मिलते ही वही हैं। तो हम ये समझते हैं कि मेरे पास क्या होता है, जैसे एल्गी में भी होता है, जैसे मान लो ग्रीन एल्गी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्लांट का तो समझ में आएगा इजीली। प्लांट क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के प्लांट मेरे पास फ्रेश वाटर और मैरीन में मिलते हैं। जैसे आप याद करो, जोस्टेरा सी ग्रास था, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर था, आपने पढ़ा था ना पॉलिनेशन वाले टॉपिक में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट एरिया में मिलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के प्लांट हमारे पास क्या मिलेंगे, अलग अलग एरिया में मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में हमारे पास अलग अलग तरह के प्लांट मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरिया नहीं लिखना चाहिए, डिफरेंट वाटर बॉडी लिख देते हैं। वाटर बॉडी मतलब ओशियन हो गया या रिवर हो गया, है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिल जाती है,
ग्रीन एल्गी क्या होती है? फ्रेश वाटर मैरीन दोनों होती है, कुछ फ्रेश वाटर होती है, कुछ मैरीन होती है। लेकिन रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी और ये तो मैरीन होती है। आपने बायोटेक में पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, रेड एल्गी से अगार अगार मिलता है, उसे सी वीड लिखा हुआ है। सी ग्रास जॉस्टेरा है, सी वीड क्या है? रेड एल्गी है। तो ये चीज देखो, तो ये प्लांट के लिए हो गया। पर अच्छा, एनिमल्स में क्या प्रॉब्लम है? एनिमल्स में क्या होता है? उन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम मतलब आपने अगर पढ़ा हो किसी ने एनिमल किंगडम, तो वहां एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें साइक्लोस्टोम कहते हैं। साइक्लोस्टोम क्या करते हैं? एग लेकर ओशियन में से फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां वो फिश मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि उसे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाती है। वहां से लार्वा हैच करके मैच्योर वापसी आता है फिर ओशियन में। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि फ्रेश वाटर और मैरीन की फिशेज अलग अलग होती हैं। वो फ्रेश में रहती है, मैरीन में रहती हैं। खाली रिप्रोडक्शन के लिए कभी कभी कुछ फिशेज जैसे कि साइक्लोस्टोम मूव करती हैं, नॉर्मली अलग अलग होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ ये कहा है कि फिश जो होती हैं, फिश या मैं लिख सकता हूं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करेंगे। एक्वेटिक जो एनिमल है हमारे पास, एक्वेटिक एनिमल विल फेस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम का मीनिंग ये हुआ बेटा कि जैसे मान लो कोई फिश को आप फ्रेश वाटर से निकाल के मैरीन में डाल दो, मैरीन से निकाल के फ्रेश में डाल दो, तो उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी झेलना पड़ेगा। उन्हें कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको क्या फेस करनी पड़ेगी? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को बताते हैं। देखो, मान लो ये फिश क्या है? फ्रेश वाटर में है। अब मुझे आपको ये देखो, फ्रेश वाटर की फिश की एडेप्टेशन बताता हूं। मान लो, चलो इसको मैरीन लिखते हैं पहले। ये मैरीन है मान लो, चलो फ्रेश वाटर रहने दो। ये वाली मैरीन है, ये वाली क्या है? मैरीन। समझना मेरी बात, प्रॉब्लम का है। जो फ्रेश वाटर की फिश है, मुझे ये बताओ, उसके हिसाब से फिश के अंदर हाइपरटोनिक है क्योंकि बाहर तो सॉल्ट कम है। फ्रेश वाटर का मतलब लो सॉल्ट, तो लो सॉल्ट का मतलब यहां हाइपोटोनिक है। इसका मतलब यह होगा कि अगर ये हाइपरटोनिक है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर क्या होगा? पानी एंटर करेगा, एंट्री ऑफ वाटर हो सकती है। एंट्री ऑफ क्या होगी? वाटर की प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेगा बेटा? कम पानी पिएगी। ये फिश क्या करेगी? ड्रिंक लेस वाटर। एक अडेप्टेशन ये है भाई, ये कम पानी पिएगी क्योंकि मुंह से पानी पीते हैं। अच्छा, यूरिन इनका डाइल्यूट होगा क्योंकि भाई पानी इनमें काफी घुस रहा है। देखो मैं आपको समझो, इनका जो अंदर का एरिया है, जो फ्रेश वाटर में फिश मिलेंगी, अंदर उनके हाइपरटोनिक कंडीशन होगी क्योंकि फ्रेश वाटर में कम सॉल्यूट होता है। हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा पानी, पानी इनके अंदर गया तो पहले ही पानी अंदर जा रहा है तो ये कम पानी पिएंगे, यूरिन भी डाइल्यूट रिलीज करेंगे। और आप खुद सोच सकते हो ये कौन से होंगे? यूरियोटेलिक या अमोनोटेलिक? अमोनोटेलिक होंगे। क्यों? क्योंकि अमोनिया के साथ ज्यादा पानी रिलीज कर सकते हैं ना। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, एडेप्टेशन। अब आओ आप मैरीन के बारे में। मैरीन क्या होगा? बाहर सॉल्ट है, सॉल्ट एक्सेस है, तो ये उसके हिसाब से हाइपोटोनिक हो जाएंगी। अगर ये हाइपोटोनिक है तो पानी ऑलरेडी इनके अंदर से निकल रहा है ना, पानी ऑलरेडी इनमें तो जा रहा था, इनमें से निकल रहा है। तो ये क्या करेंगे? पानी निकल रहा है तो ड्रिंक करो, इसको ज्यादा पानी पिलाओ, ड्रिंक मोर वाटर। आप समझ रहे हो? पानी ज्यादा पीना चाहिए इसको, भाई पानी निकल रहा है तो पानी खूब पिए। उसके साथ क्या करे? यूरिन कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। अगर किसी को कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करना है तो इट शुड बी यूरियोटेलिक। आपको समझ आ रही है? यूरियोटेलिक होगा, है ना, यूरियोटेलिक होगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है ना। और इनके अंदर बेटा देखो, पानी मतलब इनसे लॉस हो रहा है ना, बाहर सॉल्ट ज्यादा है इस वजह से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये फिश अपने अपने एनवायरमेंट में ऐसे अडेप्ट कर रही है। अब मान लो इस फिश को उठाकर यहां रख दो, ये तो ऑलरेडी ज्यादा पानी पी रहा है और बॉडी में पानी घुस भी रहा है तो मर जाएगी ना। इसको उठा के यहां रख दो, ये यहां मर जाएगी। आपको समझ आ रहा है? ये टॉपिक कहां मिलेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्टार्टिंग में पढ़ना, वहां क्लियरली मेंशन मिलेगा आपको कि कौन सी फिश होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, फटाफट से आगे देखिए।
अब आओ एक चीज इसमें, ये एनसीईआरटी में नहीं है फिश वाला ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक वाले में, जैसे कि अमीबा, युगलीना, इनमें होता है ये। अब इसका नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, आपको नाम से समझ आएगा। नाम है इसका कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब साइज छोटा हो सकता है। तो ये वैक्यूल ऐसा होता है, देखो ये वैक्यूल इस तरीके का होता है। देखो मेरी बात समझो, बाहर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनके अंदर पानी एंटर करता है, एक्स्ट्रा वाटर एंटर कर जाता है, क्योंकि इनके अंदर हाइपरटोनिक होगा ना, एक्स्ट्रा वाटर एंटर करेगा। तो उस एक्स्ट्रा वाटर जो एंटर किया उसको रिमूव करते हैं, रिमूव बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले समझो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर में होगा या मैरीन में होगा, ये क्वेश्चन नीट में मिलेंगे आपको ऐसे। तो वो होगा फ्रेश वाटर में, क्योंकि फ्रेश वाटर में प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा पानी एंटर कर जाता है, फ्रेश वाटर है ना, तो पानी यहां पर एंटर कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक वैक्यूल रखा हुआ है, देखो ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल में आपको दिखेगा कि सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है। कैसा वैक्यूल होता है? लार्ज। और साइड में स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, किसी और चैप्टर में कभी 11th का टॉपिक था, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको गड़बड़ ना हो ना, आपने नहीं पढ़ी हुई बहुत ज्यादा। तो देखो इस बाहर अंदर एक बड़ा वैक्यूल है, बाहर छोटा वैक्यूल है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म युगलीना जैसे की दिक्कत ये है कि उसमें पानी घुस जाता है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भर लेगा। देखो ये इसने एक्सेस वाटर भर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक्स्ट्रा पानी, ये बीच वाले में पानी भर लिया। यहां पर इसने क्या किया, पानी ऐसे भर लिया, ये बड़ा हो गया। इस बड़े वाले ने, ध्यान सुनेंगे बेटा, देखो एक चीज देखो, ऐसे करो इसे, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा होता है कि बीच में एक बड़ा वैक्यूल होता है, साइड में छोटे वैक्यूल होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल अपने अंदर पानी भर लेते हैं ऐसे, फिर यहां पर ये आ गया। फिर क्या होगा, फिर क्या होता है, सुनना ध्यान से, फिर क्या होता है, जो बीच वाला वैक्यूल है वो बड़ा हो जाता है, ये सारे वैक्यूल इसको दे देते हैं और ये छोटा हो जाता है। आपको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में साइड में छोटे वैक्यूल, बीच में बड़ा वैक्यूल। साइड वालों ने पानी ले लिया, सेल के अंदर पानी आ गया था, पानी ले लिया तो ये बड़े हो गए वैक्यूल, ये देख रहे हो छोटे वाले बड़े हो गए ये। फिर इन्होंने सेंटर में पानी दे दिया ऐसे, तो ये बड़ा हो गया, और इसने फिर बाहर जाके थ्रो कर दिया वाटर को, तो इसका फिर साइज छोटा हो गया। तो ये तरीका होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है साइज कम ज्यादा होना। सिंपल याद रखना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर में मिलता है और एक्सेस पानी को रिमूव करता है, अपना साइज, बड़ा वैक्यूल सेंटर में, छोटे वैक्यूल साइड में। पहले छोटे वैक्यूल में पानी भरेगा, वो बड़े को देंगे, फिर बड़ा जाकर फ्यूज करता है मेम्ब्रेन से और बाहर फेंक देता है पानी को। ऐसे काम होता है। कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। आगे चलो। अब पानी की बात, तीसरा फैक्टर हमें लाइट पे डिस्कस करना है। लाइट कैसा फैक्टर है, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट की, है ना, हम बात कर रहे हैं लाइट की सिग्निफिकेंस, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझो, जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट का ओनली सोर्स क्या है बेटा? सबसे पहले लाइट का सोर्स बताओ। सोर्स मेरे पास आप कहोगे सर सन, सन है। कई बार मून की लाइट भी हम मान लेते हैं, मून हो गया। तो इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं सिलेस्टियल सोर्स। सिलेस्टियल का मतलब होता है आसमानी टाइप का, जो मतलब बाहर आउटसाइड में, जैसे ग्रह हो गए आपके, मतलब इस तरह का कोई सोर्स जो मतलब ऐसा हो जैसे सन, मून, इन्हें हम कहते हैं सिलेस्टियल सोर्स। समझ आ रहा है? सिलेस्टियल सोर्स, है ना? ठीक है, तो ये मेरे पास सिलेस्टियल सोर्स हो गए। ठीक है, दूसरी बात आपने एक पॉइंट और याद रखनी है कि लाइट कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेट होती है। लाइट इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। कहीं ना कहीं लाइट क्या है, टेम्परेचर से भी रिलेट होती है। किससे रिलेट होती है? टेम्परेचर से रिलेट होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट हमें पढ़नी है, हमें लाइट की सिग्निफिकेंस पढ़नी है, पर उससे पहले मुझे क्या समझना है, आप समझो ध्यान से। लाइट में 3 कंपोनेंट होते हैं। जो लाइट आती है
उसके लिए मुझे 3 कंपोनेंट पे बात करनी होती है। एक होती है लाइट की क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट में यूवी ज्यादा आ रही है, यूवी लाइट ज्यादा आ रही है, तो आप कहोगे हार्मफुल लाइट है। तो इसका मतलब लाइट में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है क्वालिटी, एक होती है ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए लाइट आ रही है, जिसको हम कहते हैं डे लेंथ, दिन की लंबाई, क्योंकि हम तो मेनली सन के सोर्स पे डिपेंड है। तीसरी होती है इंटेंसिटी, दोपहर में ज्यादा इंटेंस होती है, रात में कम इंटेंस, सॉरी इवनिंग में कम इंटेंस होती है। तो लाइट में मेरे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं जो हमारे काम के हैं, ऑफ आवर यूज। हमारे काम के लाइट में 3 कंपोनेंट है। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइट, कौन सी वेवलेंथ आ रही है ना। आप देखो रेड और जो ब्लू वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बढ़िया है, यूवी से नुकसान होता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होती है, उसे डे लेंथ कहते हैं। ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूरेशन को हम कहते हैं डे लेंथ। ये हमारे पास डे लेंथ है, ड्यूरेशन इज नथिंग बट डे लेंथ, दिन की लंबाई। फिर हमारे पास है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब आफ्टरनून में ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है, इवनिंग में लेस इंटेंसिटी है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। ये होगी इंटेंसिटी। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, सिग्निफिकेंस की बात करूं, ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, सिग्निफिकेंस क्या है आप समझना ध्यान से। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, उसे हमने समझना है। तो सिग्निफिकेंस को हम पहले जरा देखते हैं बेटा, उसको हम देखते हैं। तो आप ये समझो कि अगर मैं बात करता हूं लैंड प्लांट की, सबसे पहले समझना, तो अगर मैं बात करता हूं ऑन लैंड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है बताओ। ए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट। किस पे डिपेंड करती है, आप समझ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट, डिपेंड ऑन लाइट पे डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस। आ रही बात समझ, फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड करती है। दूसरा हमने लिख दिया बेटा फोटो पीरियोडिज्म। आपने सुना है फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। काफी सारे प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, छोटे दिन में फ्लावर या बड़े दिन में फ्लावर होता है। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या हो गया, फ्लावरिंग बेस्ड ऑन डे लेंथ, बेस्ड ऑन डे लेंथ, आप समझो। उसके अलावा अदर डेवलपमेंट, जैसे कि सीड जर्मिनेशन। बहुत से ऐसे सीड होते हैं बिना लाइट के, जब तक उसके आसपास लाइट नहीं आती है, लाइक सीड जर्मिनेशन। ये सब हमारे पास कई बार लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने कभी चने का सीड भिगोया हो, उसको जब ग्राम चना होता है उसको आप सोक कर दो पानी में, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है, उसमें व्हाइट कलर का निकलता है। अगर उस पर लाइट ना पड़े तो वो व्हाइट ही रह जाएगा, क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, ये सब किस पे डिपेंड कर जाती है, लाइट पे डिपेंड कर जाती है। आपको समझ आ रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर जाती है, लाइट पे डिपेंड कर जाती है। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी है ना, फोटो पीरियोडिज्म, अदर डेवलपमेंट लाइक सीड जर्मिनेशन, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, ये सब किस पर डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मेरे पास क्या प्लांट्स में और भी कुछ होता है, देखो मेरे पास क्या होता है बेटा, कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स लाइक, लाइट को लेके बता रहा हूं, सम प्लांट्स लाइक जैसे कि हर्ब्स, श्रब, वो एडप्ट होते हैं टू ग्रो इन शेड, एडप्ट टू ग्रो इन शेड, शेड में ग्रो करने के लिए एडप्ट कर चुके होते हैं। मतलब वो ऐसे एडप्ट कर चुके होते हैं कि वो शेड में ग्रो कर सकते हैं। शेड समझ में आता है, जहां कम लाइट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
आपको पता है पुदीना, मिंट कहते हैं उसे, मिंट प्लांट। आपने घर में मनी प्लांट लगाया होगा, घर के अंदर मनी प्लांट अंदर ही ग्रो कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें शेड प्लांट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? शेड प्लांट। इनके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं बेटा, एक अलग से वर्ड है, एनसीईआरटी में तो है नहीं है, इसे स्कियोफाइट्स कहते हैं। स्कियोफाइट्स, स्कियोफाइट्स। तो शेड प्लांट को हम क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट्स बोलते हैं। स्कियोफाइट्स का मतलब होता है शेड प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं कि शेड प्लांट की कुछ एडेप्टेशन बताओ, मैं बताता हूं। मिंट की, पुदीने की लीफ काफी डार्क होती है, तो लाइट कम पड़ रही है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट या क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होता है। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि शेड है ना, कम लाइट आ रही है, लेस लाइट आ रही है, इस वजह से, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कुछ प्लांट शेड में ग्रो करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अब कि मुझे ये बताओ कि एनिमल्स पर भी लाइट का कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे आपसे मैं पूछूं कोई एनिमल्स पे लाइट का फर्क पड़ता है, तो आपको मतलब ये जानकर अजीब लगेगा, बिल्कुल पड़ता है। और उसमें फर्क किस किस चीज का पड़ता है? 3 चीजें बोली एनसीईआरटी ने। पहला बोला है उनका मतलब फोरेजिंग हैबिट। फोरेजिंग मतलब खाने की हैबिट। आप जरा ऐसे देखो, लॉयन एक स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर है तो वो दिन में खाएगा। कैट एक वीक प्रीडेटर है, उसको पता कोई उसे भी खा सकता है, तो वो रात में खाएगा। तो फीडिंग हैबिट जो है वो किस पे डिपेंड कर सकती है? लाइट पे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, लाइट के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिज्म सीजनल ब्रीडर होते हैं। याद करो, मैंने पढ़ाया था सीजनल ब्रीडर, सीजन उन्हें लाइट के अकॉर्डिंग पता चलता है। तीसरी चीज होती है माइग्रेशन। काफी सारे बर्ड्स, जैसे साइबेरिया एक जगह है, वहां से कुछ क्रेन्स, क्रेन्स मतलब बगुला, क्रेन टाइप की चीज बर्ड होती है, वो वहां से इंडिया आता है। साइबेरिया कहां है बेटा? इंडिया के भी नॉर्थ में, ऊपर जाके रूस के पास में है। तो साइबेरिया जगह है जहां से बर्ड्स आते हैं। तो उनको कैसे पता ठंड आने वाली? ठंड आने से पहले उड़ लेते हैं वो। तो जैसे अभी का टाइम होगा, उड़ लिए होंगे वो। तो वो इंडिया कैसे आते हैं? उन्हें डे लेंथ से आइडिया हो जाता है। तो डे की लेंथ से जो है एनिमल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देख लो ध्यान से। एनिमल्स पर हमारे पास क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहला, लाइट ऑल्सो हैव इंपैक्ट ऑन एनिमल, इंपैक्ट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पर इंपैक्ट होता है, और कौन सा इंपैक्ट है देखो। ए हो गया, ध्यान से सुनो बेटा, ए हो गया फोरेजिंग हैबिट। फोरेजिंग वर्ड को याद रखना, एक नया वर्ड है आपके लिए। फोरेजिंग का मतलब होता है फीडिंग हैबिट, खाने की हैबिट। आप समझिए ध्यान से, फोरेजिंग का मतलब हो गया फीडिंग हैबिट, खाने की हैबिट। तो लाइट जो है कहीं ना कहीं खाने की हैबिट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की खाने की, क्या खा रहा है वो, इस हैबिट को बड़ा इंटरफेयर करता है। आप समझ रहे हैं? इस हैबिट को काफी इंटरफेयर करता है कि वो क्या खा रहा है। आप समझो इस बात को, ये चीज समझ में आ रही है? वो क्या खा रहा है, इस हैबिट को काफी ज्यादा, इस बात को वो काफी इंटरफेयर करता है। तो हमने यहां पर लिख दिया फोरेजिंग हैबिट, खाने की हैबिट। तो खाने की हैबिट क्या है आप देख लो। खाने की हैबिट के बारे में बता दिया, फीडिंग हैबिट के बारे में बता दिया आपको कि फीडिंग हैबिट क्या होती है। तो फोरेजिंग हैबिट देख लो, जैसे सम एनिमल फीड करते हैं डे में, फीड इन डे, उसको कहते हैं डाईयूर्नल। उनका नाम, उसको उनके लिए वर्ड होता है डाईयूर्नल। सम नाइट में, जैसे मैंने बताया ना कुछ एनिमल नाइट में फीड करते हैं, उसे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल आपकी एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से कहां दे रखा? कॉकरोच के लिए लिखा हुआ है। 11th की एनसीईआरटी में कॉकरोच के लिए लिखा होना चाहिए। नॉक्टर्नल मतलब रात में खाता है कॉकरोच। दूसरा होता है बेटा उनकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, मैनी सीजनल ब्रीडर ब्रीड अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। उनको पता रहता है कि डे लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है माइग्रेशन। एक एक लाइन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है भाई? एनिमल्स जो है नए जगह पर, एनिमल्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं आप किस लिए माइग्रेट कर सकते हो, आप कहोगे सर एजुकेशन के लिए। एनिमल्स किस लिए माइग्रेट करते हैं? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, आप अपने आसपास कभी आपने शायद फील नहीं किया,
और ये बात मेरी ध्यान से बैठ के आराम से सोचना, आप अपने आसपास कभी कोई डॉग देखो या कोई काऊ देखो, वो क्यों घूम रहे हैं? क्या उनको मजा आ रहा है ऐसे ही घूमने में? वो पूरे दिन सिर्फ खाना खोजते हैं। अगर आपको ये बात बहुत ध्यान से सोचोगे तो खराब लगेगा। एक ऑर्गेनिज्म जो दिन भर सिर्फ खाना खोज रहा है, इधर उधर सिर्फ खाने की तलाश में घूम रहा है, अगर उसको आप 1-2 रोटी दे दोगे तो शायद वो पूरा दिन ना घूमे, बैठ जाए आराम से। उसको भूख लग रही है बहुत ज्यादा और वो दिन भर खाना खोज रहा है। आप देखो रुकता ही नहीं है कहीं पर, कभी इधर भाग रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हाँ, उसका पेट भरा हुआ है तो सो रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो डॉग्स होते हैं जिनको रेगुलर खाना मिल जाता है, वो अक्सर सोते हुए मिलते हैं, नहीं तो वैसे बहुत सारे डॉग्स घूमते हुए दिखते हैं। तो ऐसा थोड़ी उन्हें घूमने में मजा आ रहा है। तो ऑर्गेनिज्म 2-3 रीजन से ही घूमता है। एक होता है अपनो शेल्टर की वजह से, कहीं छुपने के लिए। दूसरा होता है खाने के लिए। तो माइग्रेशन एनिमल जो करते हैं वो नई जगह मूव करते हैं, और वो नई जगह किस लिए मूव करते हैं? उन्हें नई जगह खाना मिलता है, यहां खाना खत्म हो जाएगा इसलिए मर जाएंगे। तो एनिमल्स माइग्रेट अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। अब शायद आप में से कुछ लोग कभी डॉग को ऐसे देखें तो मान लो वो अटैक ना करे तो उसको मारे नहीं। रीजन ये है कि वो तो बेटा खाना खोज रहा है, आप तो समझदार हो, वो तो एनिमल है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो माइग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो मान लो मैं लाइट में मैंने 3 कंपोनेंट बताए। एक तो मैंने ड्यूरेशन बताया, ड्यूरेशन आपको पता है डे लेंथ है। एक मैंने इंटेंसिटी बताया था, ठीक है, इंटेंसिटी बताया था। एक मैंने क्वालिटी बताया था। क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ? वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ सोचो। क्वालिटी का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? वेवलेंथ क्या होती है कि कौन सी वेवलेंथ आ रही है ना। इसको हम कई बार लिख देते हैं स्पेक्ट्रल क्वालिटी। स्पेक्ट्रल क्वालिटी इसका मतलब हुआ टाइप ऑफ वेवलेंथ। किस तरह की वेवलेंथ आपके आसपास आ रही है उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रल क्वालिटी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रल क्वालिटी बोल देते हैं। तो मेरे पास ड्यूरेशन में 3, ड्यूरेशन हो गई, इंटेंसिटी हो गई और वेवलेंथ हो गई। तो मेरे पास क्या है बेटा? आप समझो ध्यान से, मेरे पास क्या है? 3 कंपोनेंट है। एक है ड्यूरेशन, एक है इंटेंसिटी और एक है मेरे पास क्वालिटी। आप समझ रहे? एक है मेरे पास क्वालिटी। अब एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि इनमें जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज हार्मफुल होती हैं, और दोनों के लिए, फॉर प्लांट एंड एनिमल, प्लांट के लिए भी एंड एनिमल के लिए भी, दोनों के लिए ये क्या होती हैं? हार्मफुल होती हैं। प्लांट के लिए भी हार्मफुल हैं और एनिमल के लिए भी हार्मफुल हैं। आप समझ रहे हैं? तो यूवी रेज जो है मेरे पास वो हार्मफुल है किसके लिए? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। आप समझिए इस चीज को, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हार्मफुल है कौन? यूवी रेज। क्लियर है? यूवी रेज दोनों के लिए हार्मफुल है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि यूवी में भी 3 होती हैं, ए बी सी, है ना, ए बी सी। और जो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है, यूवी ए जो होती है सबसे कम वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, पर हमारी ओजोन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हार्मफुल होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो लैंड पर हमने जो बात कर ली, पानी में लाइट को लेकर कुछ होता है क्या? लाइट को लेकर क्या सारी लाइट जाती है? अगर आप ध्यान से मैं आपसे पूछूं आपके सिलेबस में पानी के अंदर लाइट को लेकर कुछ है, तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास अलग अलग टाइप की एल्गी है। असल में क्या होता है, रेड एल्गी डीप सी में मिल जाती है, तो उसने अलग पिगमेंट रखे हुए हैं वहां सरवाइव करने के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पिगमेंट्स बदलते हैं ताकि वो लाइट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि लाइट क्या करती है, जब पानी में पेनिट्रेट करती है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। तो इस चीज को समझो ध्यान से, इस चीज को समझो कि डीप सी और लाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर क्लियर कह रहा हूं कि मेरे पास क्या होता है, लाइट जो करती है पेनिट्रेट करती है किसमें, वाटर में। आप हमेशा याद रखना कि गंदे पानी में क्यों नहीं लाइफ आसानी से होती, मिनरल्स तो होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है और लाइट पेनिट्रेट नहीं करती। तो आप ये समझो कि क्लियर वाटर में लाइट कैन पेनिट्रेट
टू डीपर, आप समझ रहे हैं, डीपर एरियाज में चली जाती है, मतलब डीपर लेयर्स तक जा सकती है ना, पर बहुत डीप नहीं जाती है। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं बेटा, आपको यहां पे बोल रहे हैं कि जैसे मान लो लाइट जो है मेरे पास, मान लो यहां तक पेनिट्रेट कर गई थोड़ी बहुत, तो जो बिल्कुल डीप सी है, मान लो डीप सी है, वहां पर क्या होता है, नो सिलेस्टियल सोर्स, ये एनसीईआरटी ने बोला हुआ है, नो सिलेस्टियल सोर्स, जहां पर कोई लाइट नहीं है तो वहां पर बेटा कोई फोटो ऑटोट्रॉफ भी नहीं होता, नो फोटो ऑटोट्रॉफ। लेकिन जो ये वाला एरिया है जहां पर मेरे पास थोड़ी बहुत लाइट जाती है स्कैटरिंग से, स्कैटरिंग समझ में आता है, स्कैटरिंग से जाती है, तो ये भी डीप सी है पर बहुत डीप नहीं है, यहां मुझे रेड एल्गी मिल जाएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए, जहां पर बिल्कुल कोई लाइट नहीं जाती वहां एल्गी नहीं मिलती, जहां थोड़ी बहुत लाइट जाती है वहां रेड एल्गी मिल जाती है। तो ये एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक लाइट को लेके मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, लाइट जो है मेरे पास, आप समझे ध्यान से, लाइट जो है मेरे पास एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि लाइट का पेनिट्रेशन पानी में होता है। मैं बहुत डीप जाता हूं जहां कम सोर्स होगा तो वहां कोई प्लांट तो नहीं मिलेगा, वहां सरफेस पर अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिल सकते हैं पर प्लांट नहीं है। और अगर वहां पर खाना जाता है तो ऊपर से जाता है, ऊपर से पानी डिपॉजिट नीचे की तरफ इकट्ठा होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी ऊंचाई पे जहां थोड़ी बहुत लाइट आती है वहां हमें रेड एल्गी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? रेड एल्गी मिल जाती है। अब जरा ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर बॉडी और लाइट जोन को मैं अगर आपस में डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वाटर बॉडी में अलग अलग लाइट को लेके जोन, ये प्रीवियस एनसीईआरटी में था और ये टॉपिक हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के बाहर है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है बेटा। हम क्या करते हैं, कुछ जोन बनाते हैं। सबसे पहले ये जोन बनाते हैं, सेकंड जोन ये बनाते हैं, और थर्ड जोन मान लो ये बनाते हैं, या ये बना दो थर्ड, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं जो फर्स्ट जोन लिख रहा हूं, फर्स्ट जोन में कुछ रूटेड वेजिटेशन होती है। कैसे प्लांट्स होते हैं? रूटेड। तो फर्स्ट जोन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिटोरल जोन कहते हैं। तो लिटोरल जोन क्या होती है? यहां पर शैलो वाटर होता है, कम गहरा, शैलो वाटर, यहां लाइट बढ़िया पेनिट्रेट करती है, यहां रूटेड वेजिटेशन होती है। रूटेड मतलब यहां पर जो वेजिटेशन होती है उनकी रूट्स होती हैं प्रॉपरली, रूटेड वेजिटेशन होती है। आपको समझ आ रहा है? यहां रूटेड वेजिटेशन होती है, ठीक है। इसके बाद ये ओपन वाटर की जोन है जिसे लिम्नेटिक कहते हैं। तो लिम्नेटिक जोन कौन सी होती है? ओपन वाटर, ओपन ओशियन टाइप से, जैसे मान लो ओशियन के साइड से आप बीच में चले जाओ, वहां पर लिम्नेटिक हो गई ओपन वाटर जोन। अब जब ओपन वाटर जोन की आप बात करते हो तो आप ये देखते हो कि यहां खूब लाइट आती है, तो इसे कहते हैं फोटिक। फोटिक का मतलब यहां खूब लाइट आती है, इसे फोटिक कहते हैं। इसे जो है यहां पर, इसे डिस्फोटिक कहते हैं, डिस्फोटिक। और यहां बिल्कुल लाइट नहीं आती, इसे एफोटिक कहते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? यहां पर लाइट आती है, यहां पर कम लाइट आती है, तो यहां पर आपको देखो, यहां पर लेस लाइट आएगी, इसे कई बार प्रोफंडल भी कहते हैं, प्रोफंडल। और ये थर्ड जोन जो है, जो बिल्कुल नीचे है यहां पर, इसे बेंथिक कहते हैं। बेंथिक का मतलब होता है बॉटम। बेंथिक का क्या मतलब होता है? बॉटम मतलब होता है, इसे हम बेंथिक जोन कहते हैं। तो जो बेंथिक जोन होती है वो नीचे होती है, वहां लाइट नहीं जाती। तो ओपन वाटर जोन होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो मेरे पास आप समझो रेड एल्गी जो है, रेड एल्गी कहां मिलेगी बेटा? रेड एल्गी डिस्फोटिक में मिल जाएगी मान लो। एफोटिक में कोई लाइट नहीं आती, तो एफोटिक में अगर कोई ऑटोट्रॉफ मिलेंगे तो कीमो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे। और जो नीचे एकदम जोन है उसको मैंने बेंथिक बोला है, बेंथिक बॉटम। बेंथिक का क्या मतलब हो गया? बॉटम, नीचे। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, मतलब ये तो एनसीईआरटी में नहीं, बॉटम। यहां पर बेटा मुझे स्नेल्स मिलते हैं, स्नेल समझ में आता है, और स्लग्स। स्नेल्स आपको पता है मॉलुस्का में आते हैं, वो एकदम बॉटम में मिलते हैं, वो चीजों को खाते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, लिम्नेटिक, लिटोरल, ये कुछ जोन होती है लाइट के हिसाब से। ये पहले हम पढ़ाते थे जब एक्स्ट्रा आता भी था, और ये वो टॉपिक है जो आ सकता है, मतलब अगर हम कहें कि कुछ बाहर से बताना है तो वो ये है।
और लाइट में इतना ही पढ़ना है हमें। इसके बाद का डिस्कशन है सॉइल को लेके। 4 फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं। पहला था टेम्परेचर, दूसरा था पानी, तीसरा है लाइट और फोर्थ है सॉइल। सॉइल एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सॉइल में हमारे पास प्लांट ग्रो करते हैं और हम प्लांट को खाकर ही मतलब हम जिंदा हैं एनिमल्स की फॉर्म में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक टर्म होती है जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। कई बार ये डेफिनेशन की फॉर्म में बोल देता है। तो पेडोजेनेसिस क्या होता है? साइंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। ये एक्चुअल में जूलॉजी में अलग चीज के लिए यूज करते हैं पेडोजेनेसिस। आप देखना एक टर्म होती है जूलॉजी में पेडोजेनेसिस, है ना। वो कुछ ऐसा होता है कि लार्वल स्टेजेस में कुछ शायद सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करना, उससे रिलेटेड है। तो सॉइल फॉर्मेशन को भी हम क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। आपसे अगर मैं सॉइल पूछूं क्या होता है तो शायद आप कहोगे सॉइल में तो सिर्फ मिट्टी होती है, ग्रेन्स होते हैं। सॉइल में 4 चीजें होती हैं मेनली। अगर आपको कभी साइंटिफिकली बताया जाए तो सॉइल में 4 चीजें होती हैं। सॉइल में क्या होती है? 4 चीजें होती हैं बेटा। सबसे पहले होते हैं ग्रेन। ग्रेन मतलब पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद होती है एयर, उसके बाद होता है वाटर, ठीक है, वाटर होगा, आप समझिए उसमें। और फिर मैं लिख सकता हूं ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मेरे पास जो ये 4 मतलब कंपोनेंट हमारे पास होते हैं और इनमें वेरिएशन होती है। ग्रेन लगभग 25% होता है। सॉइल के पार्टिकल, देखो ग्रेन का मतलब ये सॉइल के पार्टिकल्स हो गए। इनके बीच में आपको पता है एयर है, ठीक है, इनके बीच में एयर होती है। पानी तो होता ही है, ये पानी तो है ही, एयर भी होती है। मान लो बीच में पानी है, इस पानी को कहते हैं कैपिलरी वाटर, जो प्लांट ले सकता है। मतलब सॉइल के, देखो सॉइल जो है, सॉइल के अंदर भी कुछ पानी मतलब पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर रखा था, वो नहीं। सॉइल के पार्टिकल के बीच में कैपिलरी वाटर होता है जो अवेलेबल होता है प्लांट को, अवेलेबल टू प्लांट। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में कुछ ऑर्गेनिक मैटर, आप समझ रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर होगा, एयर होगी। अगर मान लो सॉइल में एयर नहीं है तो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहेंगे, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो एयर चाहिए होती है। तो ग्रेन होता है, एयर होती है, वाटर होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब जो प्लांट डिकम्पोज हो रहा है उसका कुछ पार्टिकल्स वगैरह होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है कि हर एक एरिया की जो सॉइल है वो अलग अलग होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सॉइल हमारे पास है, सॉइल वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया वाइज वो वेरी करती है। सॉइल का जो कंपोजिशन है, सॉइल का जो कंपोजिशन है कि सॉइल किससे बनी है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ए, कि वो किस रॉक से बना हुआ, पेरेंट रॉक क्या है, किस पत्थर से टूट के बना है। भाई सॉइल जो बनती है पत्थर के टूटने से ही बनती है, तो पेरेंट रॉक क्या है। दूसरा, मान लो वो नदी से बहाकर ले गई है कि नहीं, हवा उसको उड़ाकर ले गई कि नहीं, ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं, है ना, ट्रांसपोर्टेड और नॉट, वो ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं। तीसरा, ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है कि नहीं है। डी, ऑर्गेनिक मटेरियल। इन चीजों से सॉइल डिसाइड होती है। और हम क्या करते हैं बेटा, हर एरिया की सॉइल को, मान लो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सॉइल जो है बेटा वो एरिया वाइज वेरी करती है, हर एरिया की अलग होती है। वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? पहला, पेरेंट रॉक, जिस पत्थर से वो बनी है। दूसरा, वो सॉइल ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं, उसे किसी जगह ले जाया गया है कि नहीं। ग्रेन के पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना बड़ा है, छोटे हैं बड़े हैं। सैंड होती है, सैंड में बहुत छोटे होते हैं, तो पार्टिकल के साइज में भी बेटा मेरे पास क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कोर्स, कोर्स मतलब थोड़ा बड़ा होता है। फिर सैंड होती है थोड़ा उससे छोटा, सिल्ट होती है, सबसे छोटा क्ले होता है। आप समझ रहे, जैसे ये बड़ा हो गया पार्टिकल्स, थोड़ा उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटे पार्टिकल्स हो गए, क्ले और छोटे हो गए। आप समझ रहे हो, इस साइज के पार्टिकल्स के हिसाब से भी होती है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी एरिया की सॉइल लो और उसको ऐसे वर्टिकल उसकी खुदाई कर कर ऐसे देखो,
तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सॉइल होराइजन। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, वो ये समझाने का जस्ट। सॉइल होराइजन क्या होता है, किसी सॉइल को आप ऐसे वर्टिकली देख रहे हो, तो सॉइल होराइजन क्या होता है कि आप ऐसे वर्टिकली किसी सॉइल को देख रहे हो। वर्टिकली कैसे देखोगे, किसी एरिया में एक बॉक्स जैसा खोद लो और अलग अलग लेयर्स पता चलने लगती हैं। सबसे ऊपर मेरे पास ऑर्गेनिक लेयर होती है। ऑर्गेनिक लेयर किसकी होती है बेटा, ये इसी की बनी होगी ना, इसमें ह्यूमस वगैरह होगा, डेड प्लांट एनिमल वो होंगे, है ना, ऑर्गेनिक लेयर होगी। उसके बाद एक लेयर होती है, उसे ए होराइजन कहते हैं, ये होती है बी होराइजन। और यहां पर ये जो है सी और डी, ये एक्चुअल में रॉक की बनी होती है प्रॉपरली। तो जो ए होराइजन होता है, इसी में बेटा मेरे पास रूट्स होती हैं, सॉइल के एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो ये सब यहीं होते हैं। और ग्राउंड वाटर वगैरह बी में होता है। तो ये डीपर लेयर है थोड़ी सी, पर यहां पर भी मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स ऊपर मूव कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टॉप सॉइल, इसको कहते हैं सब सॉइल, और दोनों को मिलाकर हम मेन सॉइल मानते हैं। एक्चुअल में जो भी एक्टिविटी होती है सॉइल की, ए और बी में होती है। रूट्स हमारी ए तक ही होती हैं, डी बी में रेयरली जाती हैं। मिनरल ऊपर से लीचिंग समझते हो, कोई मिनरल नीचे आ जाए प्लांट को मिले ही ना, वो बी में आ जाता है। बी किससे आ रहा होता है मिनरल, सी रॉक के टूटने से आ रहा होता है, कुछ यहां से आ रहा होता है, तो इसमें काफी मिनरल्स होते हैं। ए जो होती है यहां पे रूट, सारी एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी ए में होती है, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। सॉइल एक्चुअल में हम ए और बी को मिलाकर मानते हैं। तो ये लेयर्स आपको बता दी मैंने, क्या बता दी, ये लेयर्स बता दी। ये चीज समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, टाइप ऑफ सॉइल किस बात पे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखेंगे। टाइप ऑफ सॉइल किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, मैंने आपको बता दिया कि कई फैक्टर्स थे हमारे पास। तो टाइप ऑफ सॉइल जो है मैंने आपको बताया किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक पे, पेरेंट रॉक पे। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं, आप देख रहे हो, ट्रांसपोर्टेड और नॉट। और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेन्स पर, कैसा ग्रेन्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, या मैं लिख सकता हूं साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे बढ़िया सॉइल हमारे पास लोमी सॉइल होती है। कौन सी होती है, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लियर है। लोमी सॉइल सबसे बढ़िया सॉइल होती है। सबसे अच्छी सॉइल मेरे पास कौन सी होती है, लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल सबसे बढ़िया सॉइल होती है। आगे देखो मैं क्या सीखना चाह रहा हूं यहां पे, लोमी सॉइल सबसे बढ़िया सॉइल होती है। सबसे बढ़िया सॉइल हमारे पास लोमी सॉइल होती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम आपको यहां पर यह कह रहे हैं बेटा कि सॉइल की इन चीजों की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जैसे मान लो ग्रेन साइज की वजह से, उन्हें कहते हैं परकोलेशन। परकोलेशन होता है कि मान लो आपके पास ये सॉइल है, इस सॉइल में से कितना पानी नीचे चला गया, दैट इज परकोलेशन। फिर इस सॉइल ने कितना पानी होल्ड कर लिया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये बहुत जरूरी होती है। अगर बहुत कम होगी तो पानी रुकेगा ही नहीं, और बहुत ज्यादा होगी तो पानी में हमेशा दलदल बना रहेगा, मतलब उस मिट्टी हमेशा खराब रहेगी। तो ये कहते हैं कि सॉइल की ये प्रॉपर्टी, सॉइल की ये दीज प्रॉपर्टी डिसाइड परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अलावा मेरे पास क्या होता है, पीएच ऑफ सॉइल, मिनरल्स, ये अदर फीचर हैं। ये अदर फीचर्स हैं जो क्या डिसाइड करते हैं बेटा, क्या डिसाइड करते हैं, डिसाइड वेदर, डिसाइड टाइप ऑफ प्लांट, कि कौन सा प्लांट मेरे पास उसमें उगेगा, मतलब वेजिटेशन। और उस वेजिटेशन से टाइप ऑफ एनिमल डिसाइड होते हैं। ड्यू टू दिस वेजिटेशन वहां पर कौन से एनिमल्स रहेंगे। देखो कैसी मिट्टी है उसकी वजह से डिसाइड होगा कैसा प्लांट है, और जैसा प्लांट है उसके हिसाब से एनिमल डिसाइड होगा। टाइप ऑफ फोना, फोना क्या होता है, एनिमल, एनिमल डिसाइड होता है, एनिमल है ना। फ्लोरा कहते हैं प्लांट को, आप समझ रहे हो, ये चीज समझो।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये चीजें आती हैं, पीएच मिनरल वगैरह, और ये सारी प्रॉपर्टी मिलके ये डिसाइड करते हैं प्लांट कैसा आएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, इवन अगर आप देखो ध्यान से कि मैं अगर किसी वाटर बॉडी में देखूं, ये वाटर बॉडी है, इन वाटर बॉडी मेरे पास यहां पर जो टाइप ऑफ सॉइल है वो ये डिसाइड करती है कि बेंथिक एनिमल कौन से रहेंगे। बेंथिक समझ में आता है? बेंथिक का मतलब होता है बॉटम, बॉटम एनिमल्स कौन से रहेंगे, उनकी टाइप डिसाइड कर देता है ये। क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में बिठाना, इसे टाइप डिसाइड कर देता है। तो ये चीज आपको समझनी है बेटा, ये चीज आपको समझनी है। कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था। टर्म्स जैसे कि एक होती है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है आप समझो, देख के मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, आपको थोड़ा सा सॉइल का और फील लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, सॉइल का थोड़ा सा और फील लेते हैं। देखो, मान लो ये रॉक है, दिस इज रॉक। इस रॉक पर अगर टेम्परेचर और रेन का फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से प्रोसेस होता है, थोड़ी सॉइल बनती है, ये सॉइल जैसा कुछ बन गया, इसे कहते हैं वेदरिंग। अब ये मिट्टी यहां भी रह सकती है, हो सकता है ये यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो अगर ये नई जगह आ गई तो इसे हमने क्या बोल दिया? ट्रांसपोर्टेड। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेड होगी तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिर ये जहां पर है वहां पर प्लांट्स हैं मेरे पास, तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, तो ये सारी चीजें मिलके फाइनली इस सॉइल की प्रॉपर्टी डिसाइड कर देती है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। टोपोग्राफी एक वर्ड लिखा हुआ है, टोपोग्राफी मतलब अर्थ पर कैसी सॉइल है, मतलब अर्थ पे मैं ऐसे देखूं अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को टोपोग्राफी कहते हैं। तो आप ये समझो, टेम्परेचर रेन की वजह से वेदरिंग होती है, सॉइल यहां भी रह सकती है, जा भी सकती है। गई तो उसको हमने कहा कि सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल मूव करा तो कुछ चीजें साथ चली गई। तो इस तरीके से सॉइल डिसाइड होती है, उसमें कितने बड़े ग्रेन्स, कितना ऑर्गेनिक मैटर ये आएगा, और फाइनली वो प्लांट डिसाइड करती है, और उससे हमारे पास फाइनली एनिमल डिसाइड होता है। क्लियर है? तो ये हमने ए बायोटिक फैक्टर कंप्लीट किया है आज। तो आज बायोटिक पे इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, कल बायोटिक पे प्रॉपर इफेक्ट देखेंगे। आपने क्या करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, प्रॉपरली आराम से ईमानदारी से एक पार्ट देखो, एनसीईआरटी पढ़नी, पार्ट देखो, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर आपने पूरा पार्ट देख लिया एक साथ, अब एनसीईआरटी बैठ के पढ़ो। कोई कोई पॉइंट मिस कर रहे हो फिर से देखो, ठीक है? क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल एक एक लाइन समझ आएगी एनसीईआरटी की, पर आपको एकदम कूल माइंड से देखना है। क्लियर है? कोई 2x नहीं, कुछ नहीं, इसको बहुत आराम से देखना है। ठीक है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज पढ़ाई करिए, आप बहुत क्लोज हो सकते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, आपको कई बार पता नहीं होता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।